ठीक है, तो 16 किलोमीटर डाटा ध्यान रखना, और 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। क्या स्टोइंग के लिए मतलब, वो स्टोइंग वाला केस था या डिपरिंग विथ केविंग का केस था, ये बताओ। जो 7.5 मीटर हार्ड कवर जो बोला जा रहा है वो किसके लिए है, केविंग या स्टोइंग के लिए? 6 इंटू 6 मीटर का डाटा भी नहीं बता सकते हम। जो इम्पोर्टेंट था वही हम डीजे देशमुख से लिए हुए हैं, ठीक है। तुमसे 6 इंटू 6 वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक है, स्टोइंग के केस में क्या है, हार्ड कवर 7.5 मीटर का। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, वॉलसेप ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बीटेक लेवल पे भी आया हुआ है। हम लोग भी जब थे ना सेल वगैरह का एग्जाम देते थे, तो उस टाइम ये सब क्वेश्चन आता था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिप्लेयरिंग अगर केविंग मेथड से कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिपरेटरी अरेंजमेंट हम लोग को करना चाहिए। एक तो सभी को पता है, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग हम लोग को बना के रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी ऊपर में कोई सीम है, ठीक है, वो डेवलप सीम है, लेकिन क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। इफ देयर इज सीम above डेवलप्ड एंड फिल्ड विथ वाटर, या गोफ्ड एंड वाटर लोड है, मतलब ऊपर से कोयला निकाला जा चुका है, गोफ बना हुआ है, लेकिन पूरा पानी भरा हुआ है, तो उस केस में क्या करना होगा हम लोग को? अगर डिप्लरिंग करेंगे तो हम लोग को पहले डिप्लरिंग करेंगे, ऊपर गिरने के लिए अलाउ करेंगे, तो उस केस में क्या है, पहले हम लोग ऊपर वाला एरिया को डिवाटर्ड करना होगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाटरिंग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग पंप इंस्टॉल कर सकते हैं ऊपर वाले एरिया में। ऊपर वाले सिम में हम लोग डिवाटर कर देंगे, देखिए कि हाँ पूरा डिवाटरिंग हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपेयरिंग विथ केविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ऊपर वाले सिम में जिसमें पानी भरा हुआ है और वहां पे हम लोग पंप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, किसी भी रीजन से मान लो वहां पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, और सॉफ्ट पिलर वगैरह जो भी है डैमेज हो गया है, जिसके कारण से है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ऊपर वाले सिम में हम लोग पहुंच कर वहाँ पंपिंग बैठा पाए, या अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे से ही ड्रिलिंग कर किया जाए, नीचे से ड्रिलिंग करके उस पानी को यहाँ से निकाला जाए। तो उस केस में क्या करते हैं, जो बोरहोल ड्रिल करते हैं ना, सच बोरहोल ड्रिलिंग, कि हम लोग बॉटम सिम से क्या करेंगे, ऊपर वाला सिम में हम लोग होल ड्रिल करेंगे डिवाटरिंग के लिए। एंड डिवाटरिंग इज बाय बोरहोल्स ड्रिल फ्रॉम द बॉटम सिम वर्किंग सच बोर। अब बोरहोल कहाँ कहाँ करेंगे, तो बोरहोल करने के लिए क्या है कि एकदम एक्यूरेट सर्वेइंग का जरूरत होना चाहिए, कि जहाँ पे पानी जमा है, जो भी डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना है वहीं पे बोरहोल करना है, कि हाँ पानी अपना इजीली निकल जाए। तो वो जो हम लोग बोरहोल शुड बी मेड, बोरहोल किसके थ्रू बनाना चाहिए, जो ड्रिलिंग मशीन है वॉलसेप ड्रिलिंग मशीन, वो वॉलसेप ड्रिलिंग मशीन में ऐसा अरेंजमेंट है ना कि अगर मान लो होल करते रहे, अगर अचानक से पानी आ जाता है तो उसमें दूसरी ओर पे है ना, पानी का कंट्रोल को फ्लो कम कर सकता है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि ये नहीं कि अचानक से पानी मिल गया तो पानी पूरा निकल लेगा, नहीं, इसके अंदर वैसा अरेंजमेंट है कि पानी जो का फ्लो जो रहेगा ना उसको कंट्रोल कर देगा। तो वॉलसेप ड्रिलिंग मशीन विच कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर नीचे वाले सिम से हम लोग ऊपर वाले सिम से सिम का पानी निकलना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग वॉलसेप ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे। अब क्या है यहाँ पे कि जो भी हम लोग ये ध्यान रखना, जिस तरीके से जो एक्सप्लोसिव वाला डाटा है ना 15 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक ये है कि जितना भी पिलर है, ठीक है, डेवलपमेंट करके सारा पिलर छोड़ा हुआ है, अब सभी का एक्सट्रैक्शन करना है। तो सभी पिलर में पहले प्लान तो होना चाहिए, कि लार्ज स्केल में प्लान प्रिपेयर होना चाहिए। प्लान मान लो नॉर्मली वही 1000:1,
या 2000:1, ऐसा ही कुछ स्केल होना चाहिए प्लान प्रिपरेशन करने का, ठीक है। किस सीक्वेंस में पिलर को स्प्लिटिंग किया गया है, उसका एक्सट्रैक्शन करना है, और कौन सा पिलर को हम लोग छोड़ के रखना है कि वो सपोर्ट का काम करेगा, तो वो सभी को नंबरिंग करना है रेड लेड से, ठीक है। लाल कलर का जो होता है कलर, उसके थ्रू क्या करेंगे, सभी पिलर को नंबरिंग कर देंगे, और सभी पिलर के पेरीमीटर के अराउंड, मतलब ये चारों ओर पिलर के क्या करेंगे, रेड कलर से, मतलब ये रेड लेड जो है विथ ए बैंड ऑफ लाइम वाश, मतलब चूना से है ना, लाल कलर से नंबर कर देंगे, रेड लेड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ध्यान रखना, रेड लेड से सभी पिलर का नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लो एक नंबर हो गया, 1A 2A कुछ भी कर सकते, ठीक है, जैसा अपना रहा। और लाइम वाश मतलब क्या, चूना 300 mm का पट्टी रहेगा वाइड, तो बीच में क्या कर दिया जाएगा, जैसे मान लो ये एक पिलर है, तो इस पिलर के मान लो एक पिलर, एक ओरिजिनल टाइप से पिलर एक बनाते हैं, मान लो ये एक ऐसा पिलर है, तो ये पिलर में क्या करेंगे, 300 mm का चौड़ा इस टाइप से पूरा चारों ओर पेरीमीटर में, चारों ओर, ठीक है, पिलर के चारों ओर ऐसा मार्क कर देंगे, फ्लोर से कितना ऊंचाई पे, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। And the pillar to be left intact should be marked all round the perimeter with a band of line wash, ठीक है। जो पिलर को छोड़ना है, इंटेक्ट छोड़ना है, जिस पिलर को मान लो हम लोग एक सपोर्ट पर्पस के लिए वहां पे छोड़ रहे हैं, तो उसको, उसके चारों ओर क्या करेंगे हम लोग, लाइम वाश का मतलब एक चौड़ा सा पट्टी, जैसे होता है ना कि एक्सप्लोसिव बॉडी इतना 15 सेंटीमीटर चौड़ाई पे होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसी तरीके से क्या है, 300 mm का लाइम वाश रहेगा, वो फ्लोर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, कि आदमी लोग को इजिली दिख पाए कि नहीं, इस पिलर को नहीं लेना है, इस पिलर को सपोर्ट करने के लिए छोड़ के रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेगुलेशन नंबर 112 में भी दिया हुआ है, कि जब पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, जब पिलर एक्सट्रैक्शन बिगिन, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट को, हमेशा हम पिछले बार ये बताए हुए थे जब पढ़ा रहे थे रेगुलेशन, जब पिलर एक्सट्रैक्शन किसी पैनल में स्टार्ट किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है, तो उस केस में हम लोग है ना, स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर हम लोग 4 पिलर तक कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग 4 पिलर तक कर सकते हैं। और जब पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, किसी पिलर का हम लोग क्या है, पहले स्टार्ट करना, बिगिन, शुरुआत करना जा रहा है, 4 पिलर तक हम लोग स्प्लिटिंग रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर लिए हैं किसी का, कोई पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन है, तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम 2 पिलर तक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम बताए हुए थे, VVI जब भी पढ़ाए हुए थे, और ये एग्जाम में अभी WCL के एग्जाम में आ ही गया ना, पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, तो उस केस में हम लोग 2 पिलर तक, जो भी पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन है उसके चारों ओर मैक्सिमम 2 पिलर तक जा सकते हैं। मान लो ये पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन है, तो इसके चारों ओर 2 पिलर मैक्सिमम हम लोग स्प्लिटिंग और रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब स्प्लिटिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। और जब पिलर एक्सट्रैक्शन अबाउट टू बिगिन, जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस केस में 4 पिलर तक, चारों ओर 4 पिलर, मान लो इसमें अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उस केस में चारों पिलर, 4 पिलर तक हम लोग स्प्लिटिंग करके रख सकते हैं। तो ये डाटा को अच्छे से ध्यान रखना, ये रेगुलेशन पहले 100 था पुराना के अकॉर्डिंग, अब 112 में है। तुम लोग यार संजय कुमार मंडल सही से तुम लोग पढ़ते नहीं हो, फिर बोलते हो सर कि स्टार्ट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ बताओ तो, यहाँ देखो, पिलर एक्सट्रैक्शन इज अबाउट टू बिगिन इन ए डिस्ट्रिक्ट, क्या दिया हुआ है कि जब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिमम 4 पिलर तक कर सकते हैं स्प्लिटिंग रिडक्शन। लेकिन जब हम लोग पिलर एक्सट्रैक्शन, कोई पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन है और रिडक्शन चल रहा है, तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम 2 पिलर तक जा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ो संजय कुमार मंडल, इसलिए तुम लोग सिल्ली मिस्टेक करते हो।
इसलिए तुम लोग सिल्ली मिस्टेक करते हो। रेगुलेशन में स्टार्ट में 2 पिलर दिया है, कहाँ दिया, उसका मीनिंग तो समझो। तो तुम्हारा पक्का WCL में गलत हो गया होगा ये क्वेश्चन, इसका मतलब। तो हम 112 का 5 ही तो बताएं यार, हम वहीं तो 112 का 5 ही तो बताएं। तुम्हारा ये क्वेश्चन ये बता, WCL के एग्जाम में गलत हुआ या सही हुआ संजय? ये जो क्वेश्चन आया हुआ था WCL के एग्जाम में, गलत हुआ या सही हुआ? आंसर 2 ही लिया तो वहां उसमें क्वेश्चन यही था ना। WCL का क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन को पहले से कितना नंबर क्वेश्चन होगा WCL में यार? ये क्वेश्चन 112 नंबर के आसपास में है ना रेगुलेशन तो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है पहले तुम समझो, भले तुम्हारा तुक्का भी सोचो सही हुआ है, ठीक है ना। 123 चला गया। तो यहाँ क्या है? पिलर दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड और रिड्यूस्ड, ठीक है, कि जो पिलर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है, उस केस में क्या है, 2 पिलर का ही तो बात किया हुआ है। अगर यहाँ लिखता ये बीइंग है और वो वर्ड बिगिन है, बिगिन ये ध्यान रखो, बीइंग और बिगिन में डिफरेंस है आसमान जमीन का। बिगिन का मीनिंग है, बिगिन मतलब शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि पिलर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, पिलर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, और यहाँ पिलर का एक्सट्रैक्शन का भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मीनिंग है, ठीक है। डेवलपमेंट के टाइम में बोला ही जाता है कि हाइट ऑफ गैलरी जो होना चाहिए डज नॉट एक्सीड 3 मीटर, ठीक है। तो डिप्लरिंग के मतलब डेवलपमेंट के टाइम में हाइट ऑफ गैलरी 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और विड्थ ऑफ गैलरी 4.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर थिक सीम है तो उस केस में जो डेवलपमेंट गैलरी रहेगा और स्प्लिट गैलरी रहेगा उसका हाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं, कि जो भी कोयला है रूफ तक का वो सारा कोयला को रिमूव हम लोग कर पाए। लेकिन अगर रूफ सेल का रहेगा, जब रूफ सेल का रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सेल रूफ के अगेंस्ट में 0.6 मीटर हम लोग कोयला छोड़ देंगे, ठीक है ना। इफ द रूफ कंसिस्ट ऑफ सेल, तो 0.6 मीटर थिकनेस ऑफ कोल इज लेफ्ट इंटेक्ट इनटू द रूफ, क्योंकि सेल के पास टेंडेंसी क्या है, टेस्ट की सेल हैज ए टेंडेंसी टू डिपार्ट होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ, डिपार्ट फ्रॉम रूफ रॉक। जब भी वो एटमॉस्फेयर में जब भी इसको हवा लगेगा ना, तो सेल रूप क्या होगा, तुरंत डिपार्ट हो जाएगा रूफ रॉक से। इसलिए क्या है कि उसमें हवा ना लगे, इसलिए हम लोग 0.6 मीटर का कोयला सेल रूप, मान लो ये सेल रूप है, तो इतना 0.6 मीटर का कोयला हम लोग छोड़ के रखेंगे। कोयला में भी हवा लगता है तो ये सेपरेट होने लगता है, लेकिन अगर सेल रूप में डायरेक्टली हवा लगेगा तो ये सेल रूप का गिरने का चांस मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। और उस केस में क्या होता है कि जो प्रोप होता है, प्रोप सपोर्ट, ये 1.2 मीटर अपार्ट इरेक्ट किया जाएगा। और अगर कोग सपोर्ट रहेगा, प्रोप सपोर्ट 1.2 मीटर और कोग सपोर्ट रहेगा तो वो 3 मीटर की दूरी पे लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए कि जब सेल रूफ रहेगा तो उस केस में हम लोग कितना थिकनेस का कोयला छोड़ेंगे, 0.6 मीटर का, ठीक है।
क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सेल रूप के पास टेंडेंसी होता है कि अगर वो ओपन एटमॉस्फेयर में रह जाएगा, उसमें हवा लगेगा, तो डिपार्ट कर जाएगा रूप से, मतलब गिर जाएगा एक तरीके से। और उस केस में हम लोग सेल रूप वैसा रहेगा तो हम लोग सपोर्ट कैसा, सपोर्ट का सिस्टम क्या रहेगा? प्रोप हम लोग 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे लगाएंगे, और जो कोग सपोर्ट रहेगा वो 3 मीटर डिस्टेंस पे लगाएंगे। ध्यान रखना, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1.2 मीटर, 3 मीटर वाला। तो वही सारा चीज़ है ये। इसमें सिर्फ हम एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम इस पैराग्राफ को पूरा उठा लिए हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आ सकता है हम बता रहे हैं कि जब भी मान लो हम लोग गैलरी को क्या कर रहे हैं, या चौड़ाई उसका बढ़ा रहे हैं, या उसका हाइटनिंग कर रहे हैं, या हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो भी इक्विलिब्रियम पहले से मान लो ये इस तरीके से भी रोक था, एकदम पूरा ये सॉलिड था, तो क्या था कि जो भी प्रेशर आ रहा होगा सब इस तरह के सीधा जा रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या किए हम लोग, ये बीच वाला पोर्शन गायब कर दिए हैं। तो हवा में तो लोड नहीं जाएगा, ये लोड इस तरीके से ट्रांसफर होगा, और ये फिर नीचे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ये इधर से नीचे जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग क्या किए कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन था हम लोग उसको छेड़छाड़ कर दिए, इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब कर दिए हैं। तो डेवलपमेंट के टाइम में क्या होता है कि ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम में अपने आप वो स्टेबलाइज कर लिया कि हम लोग ठीक है, पूरा तो नहीं निकाल लेते हैं ना, पिलर छोड़ते हैं डेवलपमेंट के टाइम में, तो क्या होता है वो पिलर के थ्रू जो भी प्रेशर आता है वो फ्लोर में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब हम लोग जब डिक्लेयरिंग करने जाते हैं तो ये भी पिलर निकाल लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? कुछ भी तो सपोर्ट तो नहीं रहा, तो ऊपर वाला रूफ तो गिरेगा ही गिरेगा। तो वही बोला जाता है कि एक बार जब रूफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया गोफ के ऊपर वाला, तो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी सेट हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 × m × v²। मतलब रोप का कुछ मास रहेगा, कुछ स्पीड से वो क्या होगा? स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक बार अगर काइनेटिक एनर्जी सेट हो जाएगा, तो उसको फिर हम लोग डिफिकल्ट है कि हम लोग उसको सपोर्ट वगैरह लगा के कंट्रोल कर पाए। मतलब एक बार अगर रूप का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तब फिर हम लोग उसको सपोर्ट नहीं, मतलब रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अगर सपोर्ट लगाना रहेगा तो क्या है कि जैसे पिलर निकालें, सपोर्ट साथ में लगाते हुए चलना है कि रूफ को चांस ही ना मिले मूव करने का। तो वही है कि जो एनर्जी सेट होता है वो कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। जो रूफ मूवमेंट होता है उसके कारण जो एनर्जी क्रिएट होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोग फिर सपोर्ट लगा के उसको रोक नहीं सकते हैं। बस ये काइनेटिक एनर्जी है, बस इसको ध्यान रखना है। ये डाटा थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान रखो तुम लोग, जब हम लोग डिप्लरिंग विथ केविंग करते हैं ना, तो 60 से 90 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रूफ एक बार में एक्सपोज नहीं होने चाहिए। जब हम लोग डिप्लरिंग विथ स्टोइंग करते हैं तो उस केस में 90 से 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये स्टोइंग के केस में है। इतना रूफ एक्सपोज होकर रह सकता है, और डिप्लरिंग केस में 60 से 90 मीटर स्क्वायर का रूफ एक्सपोज होकर रख सकते हैं। यही डाटा है ना? किसी को कुछ याद आ रहा है? ये सर्कुलर का कुछ है फिगर, ठीक है। यही है कि इसमें चेंज है ऑलरेडी, ये कभी हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को। संगम कुछ याद आ रहा है? जिसान कुछ याद आ रहा है इस फिगर के बारे में जो हम लिखे हुए हैं? जल्दी बताओ यार, बहुत लेट करते हो। 90 से 140 सर्कुलर के तहत बताना, जो हम बताए हुए हैं सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो बताए वो बताना।
सर्कुलर में ओनली 60 वो अलग दिया हुआ है, ठीक, वो जो लास्ट क्लास में हम बताए हुए थे वो कुछ अलग है। अभी 100 से 150 है। 60 से 90, ठीक है, 100 से 150 है, ठीक है। ये डिपेयरिंग विथ केविंग के केस में जो होना चाहिए मैक्सिमम एक्सपोजर ये दिया हुआ है, स्टोइंग के केस में ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विथ गुड सैंड स्टोन रूफ, ठीक है। गुड अगर सैंडस्टोन रूप रहेगा तो उस केस में एरिया एक्सप्लोर्ड या एरिया एक्सपोज्ड बोलो मे नॉट बी मोर देन 40 मीटर स्क्वायर एट 1:2 का एक्सट्रैक्शन। तो ये तुम लोग डाटा ध्यान रखना है। मान लो एक पिलर है, ठीक है, ये पिलर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ये क्या हो गया, स्टूक कहलाया। ये भी क्या, स्टूक कहलाया, STOK, ठीक है। ये भी स्टूक कहलाया, ये भी स्टूक कहलाया। तो ये स्टूक को अगर हम लोग पूरा निकालेंगे तो बोला जा रहा है कि अगर सैंडस्टोन का रूफ रहेगा, सब कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। गुड सैंडस्टोन रूफ रहेगा तो उस केस में ये जो एरिया ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए 40 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। और वही अगर एक साथ हम लोग 3 या 4 स्टूक, मान लो ये भी निकाल लिए, ये भी स्टूक निकाल लिए, तो 3 और 4 स्टूक रहेगा तो एक टाइम में उस केस में एरिया 90 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए एक्सपोज, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर एयर ब्लास्ट वगैरह होने का चांस रहेगा। तो इस चीज़ को तुम लोग ध्यान रखना है। जनरल है, ये जनरल केस है कि जब भी डिप्लरिंग विथ केविंग करेंगे तो मान लो क्या होगा, अभी हम लोग सभी एक रूम में बैठकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, मान लो चारों ओर से एक तरफ दरवाजा है, बाकी 3 ओर से वाल है, ठीक है, दीवार है। तो ये जो एक्सपोज एरिया जो खाली जगह है, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं। ये जो खाली जगह है अपना रूम का, वो जब डिप्लरिंग विथ केविंग कर रहे हैं तो 60 से 90 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 60 से 90 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहा और उसके बाद अगर रूफ फॉल होगा तो उस केस में क्या होगा, रूम में क्या है, हवा भरा हुआ है। अभी क्या है, रूम में हवा भरा हुआ है, ऊपर से रूफ गिरेगा, जो हवा है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन 60 से 90 मीटर स्क्वायर एरिया लंबा चौड़ा एरिया रहता है। अगर इससे ज़्यादा एरिया हो जाएगा माइंस में तो उस केस में क्या होगा, पूरा हवा भरा हुआ रहेगा। जब रूफ फुल होगा तो हवा है इतना स्पीड से बाहर निकलेगा कि एयर ब्लास्ट हो जाएगा। तो एयर ब्लास्ट ना हो तो उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और जब हम लोग स्टोइंग कर रहे हैं, तो स्टोइंग के केस में क्या है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जान रहे कि ठीक है हम लोग स्टोइंग करते हुए चलेंगे, तो उस केस में बोल रहा है कि चलो 100 से अगर 150 मीटर स्क्वायर एरिया भी एक्सपोज रहेगा एक टाइम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तुरंत वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, तो रूफ फॉल होने का चांस कम रहेगा। तो इसलिए स्टोइंग के केस में ये है। जब बोलेगा सैंडस्टोन रूफ रहेगा, ये नॉर्मल केस है, जनरल केस है। अगर स्पेशल कंडीशन दे दिया कि क्वेश्चन तुमको ध्यान में आना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, अगर सैंडस्टोन का रूप रहा तो उस केस में क्या बोला जा रहा है कि ये जो सिंगल स्टूक, एक पिलर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, कि अगर एक स्टूक को पूरा निकालते हैं ना तो उस केस में एक्सपोज्ड एरिया 40 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग एक साथ 3 या 4 स्टूक निकाल लेते हैं तो उस केस में जो एक्सपोज्ड एरिया होना चाहिए वो 90 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तुम लोग को डाटा थोड़ा ध्यान रखना है। ये डिप्लरिंग विथ केविंग ओनली 60 स्क्वायर मीटर जो है ना, जो 60 स्क्वायर मीटर है वो भी एक केस है, लेकिन वो इसी तरीके से नॉर्मल दे दिया है, ठीक है। वो डीजीए में सर्कुलर में है, जो लास्ट क्लास में ही हम बताए हुए थे तुम लोग को, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो प्रत्येक हाफ रहेगा पिलर का उसको इस तरीके से हम लोग स्लाइस ला के एक्सट्रैक्ट करेंगे।
कि स्लाइस का विड्थ 4.5 मीटर से अधिक नहीं हो, और जो भी एरिया रहेगा ऑफ रूफ एक्सपोजर किसी भी टाइम में वो 60 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो तुम लोग को ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, या खाली 60 है, मान लो 60 स्क्वायर मीटर दे दिया, 90 दे दिया, 120 दे दिया, 130 दे दिया, ये पूछ रहा है, या फिर गुड सैंडस्टोन रूफ का एग्जांपल देके पूछ रहा है कि सिंगल स्टूक एक्सट्रैक्शन में कितना होगा और 3 और 4 स्टूक में कितना होगा। तो ये तुम लोग को थोड़ा अलग अलग सब चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए किस केस की बात कर रहा है वो तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा। क्वेश्चन हिंट उतना कर देगा, क्लियरली लिख देगा कि क्या तुमसे पूछना चाह रहा है। रेगुलेशन में ये भी बात बोला गया है कि हम लोग डिप्लरिंग ऑपरेशन इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, इस तरीके से डिप्लरिंग करना चाहिए कि हमेशा जो अनकोलेप्स्ड रूप रहेगा ना वो जितना भी छोटा हो उतना अच्छा है। डिप्लरिंग ऑपरेशन शुड बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट एज टू लिव एज अ स्मॉल एज एरिया ऑफ अनकोलेप्स्ड रूप, मतलब जितना जहां तक संभव हो जितना छोटा से छोटा एरिया हो अनकोलेप्स्ड रूप का, बिना गिरे हुए रूप का। क्योंकि रूफ अगर रेगुलर इंटरवल में गिरते रहेगा तो उससे क्या होगा, एयर ब्लास्ट वगैरह का खतरा कम रहेगा। लेकिन अगर एक बार में फुटबॉल के मैदान ऐसा इतना हम लोग कोयला निकाल लिया, रूफ फॉल नहीं हुआ है, अब ये हवा भरा हुआ रहेगा, जब रूफ फॉल होगा तो क्या होगा, पूरा एयर ब्लास्ट हो जाएगा, माइंस का तहस नहस कर देगा, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या बोला जाता है कि हम लोग को जो अनकोलेप्स्ड रूफ रखना चाहिए वो जितना कम हो उतना बढ़िया है। और अगर रूफ रेगुलर इंटरवल पे नहीं गिर रहा है तो उस केस में हम लोग इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग क्या होता है कि जब रूफ नहीं गिरता है ना रेगुलर इंटरवल पे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, होल ड्रिल करेंगे और ब्लास्टिंग करके रूफ को इंटेंशनली हम लोग गिराएंगे कि गिर जाओ तुम हम लोग के लिए खतरा वाला चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी रेगुलेशन में दिया हुआ है। अब आता है बात कि नॉर्मल कोलेप्स क्या होता है। प्रीमेच्योर कोलेप्स क्या होता है, लोकल फॉल क्या होता है, मेन फॉल क्या होता है और किस कंडीशन में होता है, और एयर ब्लास्ट क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या बोलता है कि नॉर्मल कोलेप्स क्या होता है। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग तो बताएं यार कि अगर डिप्लरिंग विथ केविंग कर रहे हैं और रूफ फॉल नहीं हो रहा है तो हम लोग होल ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोसिव चार्ज करके वो उड़ा देंगे, ब्लास्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि रूफ फॉल हो। वही होता है इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग, ठीक है। मतलब इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग का वो एक एग्जांपल हो गया। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग क्या है कि जहां पे हम लोग जानबूझकर वो काम कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि उसको गिरे, वैसा वाला कुछ ब्लास्टिंग हो तो इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग बोला जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल कोलेप्स क्या होता है कि द कोलेप्स ऑफ रूफ इन गोफ विच इज डेलिबरेटली ब्रोट अबाउट बाय विड्रॉल ऑफ रूफ सपोर्ट। मतलब जो हम लोग रूफ को हटाकर, ठीक है, हम लोग जब मतलब रूफ सपोर्ट को हटाकर जो हम लोग चाहते हैं कि हाँ रूफ फॉल हो जाए, रूफ फॉल हो मतलब फॉल हो, कोलेप्स ऑफ रूफ हो, तो ये जो हम लोग चाहते हैं सपोर्ट हटाकर जो चाहते हैं कि हाँ गिरे, वही कहलाता है नॉर्मल कोलेप्स, ठीक है। ये प्रीमेच्योर कोलेप्स से अलग होता है। ये जो नॉर्मल कोलेप्स होता है ये एवरीडे इंसिडेंट होता है। डिप्लेरिंग जब डिप्लेरिंग चलता है तो प्रत्येक दिन का ये होता है कि हाँ इधर नॉर्मल कोलेप्स हो रहा है, इधर हो रहा है, सपोर्ट जहां हटा रहे हैं वहां एक्सपेक्टेड है कि गिरेगा गिरेगा, ठीक है। अब क्या है कि प्रीमेच्योर कोलेप्स क्या हो गया कि जिस जगह पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि फॉल हो, कि मान लो हम लोग डिपेयरिंग विथ केविंग कर रहे हैं, इस तरीके से पिलर है, हम लोग ये पिलर खाए हैं, ठीक है, ये पिलर निकाल लिए हैं, हम लोग था कि चलो ये रूप फॉल इधर ही इधर होगा, ठीक है, इधर गोप बन रहा इधर होगा।
लेकिन अगर रूफ फॉल हम लोग जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था और उस जगह पे उस प्लेस में अगर वहां कहीं कोलेप्स कर जा रहा है, तो वैसा जो कोलेप्स कहलाता है वो प्रीमेच्योर कोलेप्स कहलाता है, कि समय से पहले वो हो गया। ठीक है, क्या हो गया वो समय से पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल कोलेप्स क्या होता है, ये हम लोग करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं कि हो नॉर्मल कोलेप्स। और प्रीमेच्योर कोलेप्स क्या होता है कि जिस जगह पे हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है और वहां पे अगर फॉल हो जाता है तो वो प्रीमेच्योर कोलेप्स कहलाता है। एकदम बस यही ध्यान रखना तुम लोगों को। तो वही है प्रीमेच्योर कोलेप्स एज द एडजेक्टिव इम्प्लाइज, मतलब कोलेप्स के पहले क्या लग गया, प्रीमेच्योर, उसको एडजेक्टिव बोला जा रहा है, मतलब विशेषण, विशेषता, जो विशेषण पढ़ते हैं ना हम लोग हिंदी में, वही है कि occurs at a place where collapse is not expected। तो अगर क्वेश्चन देने का रहेगा तो सेम लाइन उठा कर देगा, ठीक है ना, कि जिस जगह पे कोलेप्स एक्सपेक्टेड नहीं था और वहां पे कोलेप्स हो जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वो खतरनाक है। तो ऐसा जो कोलेप्स कहलाता है वो प्रीमेच्योर कोलेप्स कहलाता है। इसमें क्या बोलता है कि अगर स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्राटा रहेगा मैसिव सैंडस्टोन का, अगर एक पूरा बोल सकते हैं कि सपोर्ट निकालने के पहले भी अगर हम लोग मान लो सपोर्ट निकाल रहे तो जान रहे कि नॉर्मल कोलेप्स होगा, लेकिन है कि सपोर्ट भी नहीं निकाले और पहले ही कोलेप्स हो जा रहा है, या सपोर्ट निकाल लिए और यहाँ इंतजार कर रहे हैं कोलेप्स करने का और कोलेप्स कहीं और कर जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट निकाल लिए, यहाँ सपोर्ट मान लो निकाल लिया और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ फॉल होगा, अब फॉल इधर हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर कोलेप्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर मैसिव सैंडस्टोन का स्टार्टर रहेगा या सील रहेगा रूफ में, तो उस केस में क्या करेगा, वो फॉल ऑफ रूफ मतलब देर करता है। मैसिव सैंडस्टोन और सील अगर रूफ में रहेगा तो जल्दी गिरता नहीं है, रूफ को जल्दी गिरने देता नहीं है, रोक के रखता है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग अब एरिया एक्सटेंशन करते हुए जा रहे हैं, कर रहे हैं, अब फॉल हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैसिव सैंडस्टोन और सील जो होता है वो रूफ को जल्दी गिरने नहीं देता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो वेट ऑफ द स्ट्राटा होता है, जब भी रूफ फॉल होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई, क्या समझाए कि एग्जांपल देते हैं कि कोई एक लड़का है, ठीक है, इसको क्या करना है, किसी जगह से जंप करना है, यहाँ से पे खड़ा होकर जंप करना, तो क्या करता है, एक बार जरूर वो पहले धक्का लगाएगा जमीन की ओर, पहले पुश करेगा नीचे की ओर, उसके बाद में वहां से वो अपना वो एनर्जी प्राप्त करेगा, जो भी मोमेंटम प्राप्त करेगा और जंप करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ है कि जब भी रूप फॉल होता है ना, इसी तरीके से जब रूप फॉल होने लग होगा तो उस केस में क्या है कि एक बार वो नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। तो वही है कि द वेट ऑफ द स्टार्टर इज ट्रांसफर्ड बिफोर द फॉल टेक्स प्लेस, मतलब फॉल होने के पहले, रूफ फॉल होने के पहले जैसे होने वाला होता है उसके पहले क्या होता है, जो स्टार्टर का वेट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। और कहाँ हो जाता है, ओवर द पिलर्स ऑन द आउट बाय साइड। जो पिलर मान लो ये सब गोफ साइड वाला पिलर था, मान लो ये सब, ठीक है, और ये सब बाहर वाला पिलर है। तो जब मान लो ये सब निकल गया है, ठीक है ना, अब ये रूफ गिरने वाला था, तो रूफ गिरने के पहले क्या करेगा, वही बताया ना, जैसे कि लड़का जंप करना चाहेगा जमीन के ऊपर, पहले प्रेशर लगेगा, तो उसी तरीके जब ये रूफ गिरने की कोशिश करेगा ना, तो उस केस में उसका ट्रांसफर क्या होगा, उसका प्रेशर का ट्रांसफर ये आउट बाय वाला जो पिलर है इधर उसका प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ये पिलर स्ट्रोंग नहीं रहेगा, मजबूत पिलर नहीं रहेगा, कि वो जो लोड आया है, ये रूफ गिरने के पहले का जो लोड आया, अगर उसको सहने का ताकत नहीं रहेगा, पिलर छोटा रहेगा या जो भी पिलर अगर कमजोर रहेगा, तो उस केस में क्या रहेगा, क्या होगा, वो पिलर क्रश कर जाएगा। इफ द पिलर आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ, दे मे बी क्रश टू द सच सडन हैवी प्रेशर। और ये फिनोमेना जो होता है इसी को हम लोग ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स या स्टूक कहते हैं। ठीक है, तो ओवर राइडिंग ऑफ पिलर क्या होता है, ये भी तुम लोग को ध्यान रखना है। डिफिनेशन इस सब का इम्पोर्टेंट तुम लोग के लिए, गेट के में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जब हम पढ़ते नहीं थे तो उस टाइम ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था गेट में, क्योंकि पता ही नहीं रहता था कि ओवर राइडिंग और पिलर क्या होता है, नॉर्मल कोलैप्स क्या होता है, क्योंकि उसमें खुद से भी पढ़कर समझने का उतना क्षमता नहीं होता है। जैसे अभी तुम लोग में बहुत लोग का पास होता है कि खुद से पढ़ के भी कुछ चीज समझने में दिक्कत हो जाता है ना, तो उस
मेरा भी वैसा ही कभी फेज रहा था, तो ये क्वेश्चन मेरा गेट में गलत हो गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो क्या होता है, जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल अभी तुरंत दिमाग में आया, इसलिए एग्जाम्पल से इजी हुआ समझने में, कि रूफ फॉल होने से पहले जो स्टार्टा होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, आउटसाइड वाले आउट बाय पिलर में ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये पिलर मजबूत रहा तो क्या रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रूफ फॉल हो जाएगा, रूफ फॉल होगा ही। लेकिन अगर ये भी पिलर कमजोर रहा तो ये भी पिलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोलेप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, क्रश्ड हो जाएगा। तो ये जो ऐसा सिचुएशन होता है, इसी को बोला जाता है ओवर राइडिंग ऑफ पिलर। तो प्रीमेच्योर कोलेप्स और ओवर राइडिंग पिलर में तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओवर राइडिंग ऑफ पिलर रूफ फॉल से पहले होता होगा, हाँ हो सकता है कि रूफ फॉल मतलब उधर उसका जैसे लोड इधर ट्रांसफर हुआ और पिलर बर्दाश्त नहीं कर पाया, बैठ गया पिलर, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैसिव रूप में वही है कि मैसिव सैंडस्टोन रूप रहेगा तो एयर ब्लास्ट का खतरा रहेगा ही, क्योंकि वो बहुत देर तक डिले करता है। तो हम लोग कैसे इंश्योर करें कि हाँ रेगुलर रूप फ्रैक्चर हो। अभी ऐसा क्वेश्चन भी कहीं आया हुआ था किसी एग्जाम में, ठीक है, कि इंश्योर रेगुलर रूफ फ्रैक्चर, ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि रूफ में वेट आ रहा है, वो कैसे पता करेंगे। द सपोर्ट्स आर विथड्रॉन व्हेन ऑल और नियरली, जब हम लोग पूरा सपोर्ट को निकाल ले रहे हैं, या कोयला से या हम लोग स्टूक से कोयला निकाल ले रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जब रूफ साइन दे रहा है हैवी प्रेशर का, तो कैसे हम लोग पता करें कि हाँ रूफ में वेट आ गया है, मतलब ये जो रूफ है ये पूरा लोड आ गया है इसके ऊपर। तो जब भी हम लोग प्रोप को है ना, जो माइनिंग सरदार का स्टिक होता है, अगर वो अपने स्टिक से उसको टेप्ड करेगा तो वो डल और डमी साउंड प्रोड्यूस होगा। देखना रूम में क्रैक रहता है ना, मान लो फ्लोर पे क्रैक है, अपने रूम में भी सीमेंटेड रूम में, वहां पे तुम एक बार उछल कर देखना, पैर से ठोक कर देखना, वहां तुम्हारा डल एंड डमी साउंड प्रोड्यूस होगा। और जहाँ पे सॉलिड रहेगा वहाँ आवाज एकदम बहुत टन टन निकलेगा, ठीक है, एकदम लोकल लैंग्वेज में। तो ये डल और डमी साउंड अगर रूप जो प्रोप में अगर हम लोग माइनिंग सरदार जो है ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर स्टिक से उसको टेप करके देखेगा तो कैसा साउंड आएगा, डल और डमी साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इंडिकेशन क्या हो जाएगा कि हाँ रूफ में वेट आ गया है, रूफ पूरा लोडेड हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये प्रोप सपोर्ट है, प्रोप सपोर्ट के ऊपर ये जो लीड रहता है ना, जब प्रेशर आता है इस कारण ये बेंड कर जाता है, तो इसको भी देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ लोड आ गया है। अगर ये प्रोप कमजोर रहा, देखना इंडिकेटर प्रोप बोलते हैं जिसको, इंडिकेटर प्रोप क्या होता है, इस तरीके से बीच में थीन कर दिया जाता है, ठीक है। ये इंडिकेटर प्रोप ऐसा ही रहता है जो गोफ में लगाते हैं, कि लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखने के लिए। तो इंडिकेटर प्रोप क्या होगा, जहां कमजोर एरिया रहा है वहीं से क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। तो वही है, द प्रोप बकल्स इन द मिडिल और एट वीकर पॉइंट इन इट्स लेंथ। तो वो भी देख के हम लोग पता कर लेते कि हाँ गोफ मतलब रूफ में वेट आ गया है। और अगर फ्लोर सॉफ्ट रहेगा तो क्या होगा, जो प्रोप फ्लोर सॉफ्ट रहा, ठीक है, फ्लोर क्या है, पूरा सॉफ्ट फ्लोर है। अब जब प्रोप के ऊपर लोड आएगा ना तो प्रोप क्या होगा, फ्लोर में धस जाएगा। गोफ में क्या होगा, एकदम पूरा बादल जैसा गरजने का आवाज आने लगेगा, रम्बलिंग साउंड, लग रहा शेर दहाड़ रहा, वैसा वाला आवाज आने लगेगा। फिर क्या है कि अगर कहीं स्मॉल क्रैक एग्जिस्ट करेगा रूफ में, और अगर वेज हैमर्ड किया जाएगा उसमें, जब सपोर्ट रिएक्ट किया जाएगा, तो होता है ना कि मान लो सपोर्ट के ऊपर क्या है कि टाइट करने के लिए हम लोग वेज लगाते हैं क्रैक वगैरह वाला एरिया में, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वेज जो है ना हमेशा लूज हो जाता है। तो ये भी इंडिकेशन है कि हाँ वेट आ गया। तो ये जो हमारा जो ग्रिड में था ना पहले अंडरग्राउंड माइंस, तो वहाँ पे ये सब इंडिकेशन यूज किया जाता था कि प्रेशर आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से दूसरा क्या है कि जब प्रोकुलेशन ऑफ वाटर होने लगे, रूप से क्या होने लगे, पूरा सीपेज होने लगे, वाटर एकदम पूरा निकल बहने लगे, जैसे जैसे क्रैक क्या होगा, वाइडन होगा, चौड़ा होगा और वाटर सीपेज बढ़ जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है रूफ मूवमेंट का।
अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच एमंग द फ्लोइंग इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रूप मूवमेंट, तो उस केस में क्या है, वाटर पर्कुलेशन फ्रॉम द, वाटर पर्कुलेशन मतलब क्या है, रिसाव होना, वाटर पर्कुलेशन फ्रॉम द रूप टेक्स प्लेस एज द क्रैक्स वाइडन। जैसे जैसे मान लो प्रेशर आएगा तो क्या होगा, क्रैक फैलते जाएगा, तो वाटर का पर्कुलेशन भी क्या होगा, वाटर का रिसाव भी बढ़ते जाएगा। तो ये भी क्या इंडिकेशन, ये फर्स्ट इंडिकेशन है रूफ मूवमेंट का। तो ये भी चीज गिरिडीह में ऑब्जर्व किया गया है, गिरिडीह कोलियरी में। मतलब गिरिडीह बहुत ही पुराना माइंस है, जब रानीगंज वगैरह जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम सोचो गिरिडीह में भी माइंस स्टार्ट हुआ। पहले तो बहुत सारा साफ्ट वगैरह गिरिडीह में जगह जगह में साफ्ट है। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट फॉल ऑफ लूज रूफ, लूज रॉक पीस फ्रॉम द रूफ। मतलब रूफ से क्या होगा, गोफ में है ना, रुक रुक कर पत्थर का ऊपर से टुकड़ा गिरने लगेगा। कुछ टाइम क्या होगा, जो पिलर वगैरह में रहेगा ना, पिलर में प्रेशर आएगा तो उसका कुछ कुछ जो कोयला का टुकड़ा रहेगा ना, वो वहां से गोली की तरह निकलेगा, समझा। स्मॉल कोल पीसेस शूट ऑफ द साइड्स, मतलब साइड से कोयला का पिलर वगैरह से क्या रहेगा, या साइड से एकदम गोली की रफ्तार से एकदम वहां से कोयला का टुकड़ा निकलेगा, और किसी को लग जाएगा तो इंजर्ड कर सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है कि रूफ में वेट आया है। तो ये कैसे पता कर सकते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स है कि ये सब देख के पता किया जा सकता है कि हाँ, रूफ में क्या हो गया है, वेट आ गया है, लोड आ गया है, अब वो गिर सकता है। जब भी हम लोग, अब क्या है कि गोफे सपोर्ट वगैरह जो भी लगता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो मैक्सिमम सपोर्ट हम लोग निकाल लें। तो कभी भी सपोर्ट है कि हम लोग को इसी तरीके से निकालना चाहिए, जब भी निकालना चाहिए तो सिल्वेस्टर प्रोप विथ ड्रॉअर जो होता है वो यूज कर निकालना चाहिए। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, सिल्वेस्टर करके है, सिल्वेस्टर या सिल्वेस्टर, प्रोप विथ ड्रॉअर है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन एनसीएल या एमसीएल वाले किसी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। हम लोग गोफ में तो जाके नहीं निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दूर से ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू निकालते हैं। एमसीएल में आया हुआ था ना। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट था। लोकल फॉल क्या होता है, लोकल फॉल क्या होता है, ध्यान रखना। नॉर्मल कोलेप्स बताएं, प्रीमेच्योर कोलेप्स बताएं, ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स बताएं। लोकल फॉल क्या होता है कि जैसे टिम्बर विड्रॉ किया जाएगा, मतलब सपोर्ट जब विड्रॉ किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो भी अनसपोर्टेड रूफ रहेगा वो फ्रैक्चर होगा। अनसपोर्टेड रूफ टेंड्स टू फ्रैक्चर, और जो भी लोअर स्टार्टर रहेगा रूफ का, इमीडिएट रूफ का, वो सेपरेट हो जाएगा और गोफ में गिर जाएगा, गोफ में भर जाएगा। तो जो भी फॉल तुरंत होता है आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, इसको कहा जाता है लोकल फॉल। द फॉल विच टेक्स प्लेस सून आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड लोकल फॉल। जहां पे स्ट्राटा वेल मतलब स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन रहा या सेल रहा, तो उस केस में लोकल फॉल जो होता है ना, 24 से 48 घंटा के बाद होता है, सपोर्ट हटा लिया जाता है। अगर स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन रहा, मैसिव नहीं है, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर बाय लेयर वाला सैंडस्टोन रहा, और मैसिव हो गया कि एकदम ऐसा मैसिव। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड या सेल वाला रूप रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, सपोर्ट हटा लेंगे ना तो तुरंत नहीं गिरेगा, फिर भी 24 से 48 घंटा लेगा। तो लोकल फॉल का ये होता है ना, कि ये जो लोकल फॉल होता है ये सरफेस तक नहीं इसका इफेक्ट होता है। ये सरफेस है मान लो, तो लोकल फॉल अंदर ही कहीं इतना दूर तक का मान लो गिर गया रूप, इसका इफेक्ट सरफेस तक नहीं होता है, खाली फ्यू मीटर तक होता है, ओनली फ्यू मीटर एबव द सीम इज इफेक्टेड। और जो इंटेंसिटी होता है बूमिंग साउंड इन द गोफ, क्योंकि रूफ मूवमेंट होगा, आपस में रूफ का क्या होगा, मान लो वहां से स्लिप करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, मूवमेंट होगा, तो जो बूमिंग साउंड होता है वो सपोर्ट जैसे जैसे निकलते जाएगा, बूमिंग साउंड क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब लोकल फॉल होता है तो फिर वो बूमिंग साउंड बंद हो जाता है।
तो लोकल फॉल क्या होता है कि सपोर्ट हटाने के बाद जो फॉल होता है वो लोकल फॉल कहलाता है। ये फॉल सरफेस तक एक्सटेंड नहीं होता है। लेकिन मेन फॉल क्या होता है, जिसका इफेक्ट सरफेस तक होता है, ठीक है, तो वो मेन फॉल कहलाता है। और मेन फॉल कब होता है, जब हम लोग का एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होता है, मान लो ये पिलर निकाले, ठीक है, ये एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन हो गया। एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन, व्हेन द एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू या मोर देन स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। अगर मान लो ये पिलर जो है 30 मीटर के डेप्थ में, ठीक है, सरफेस से 30 मीटर की डेप्थ में है, तो 30 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 मीटर। 30 मीटर के डेप्थ में, ठीक है, 30 इंटू 30 मतलब 900 स्क्वायर मीटर हो गया। और अगर एरिया जो एक्सटेंशन हो गया है, ये अगर मान लो 900 से ज्यादा हो गया, मतलब 900 एक हो गया, दो हो गया, कुछ भी हो गया, अगर ऐसा वाला सिचुएशन आता है जब एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन स्क्वायर ऑफ डेप्थ से नियरली इक्वल होता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में मेनफॉल होता है। और इसका इफेक्ट कहाँ तक होता है, मेनफॉल का इफेक्ट सरफेस तक होता है। मतलब सरफेस तक जो भी इफेक्ट होता है, सब्सिडेंस वगैरह जो होता है, मान लो मेनली मेनफॉल के कारण ही होता है। और जब भी होगा लोकल फॉल तो होगा ही, साथ में मेनफॉल भी हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, ये टेक्स कब होता है, ये कब होता है, आफ्टर द फर्स्ट रूफ फॉल इन द डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट। और अगर सीम सेलो डेप्थ पे रहेगा तो क्या होगा, उस केस में क्रैक वगैरह डेवलप होगा, हवा उसके थ्रू लीक कर जाएगा, और कोयला जो भी गोप में फंसा हुआ रहेगा उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और तुम लोग को पढ़ा दे रहे हैं, यही लास्ट रहेगा। और मैं एयर ब्लास्ट कल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वैसे बता ही दिए वही है कि जब भी डिप्लरिंग ऑपरेशन करते हैं ना, इसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, गेट में है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये सेम टू सेम लाइन वही उतार दिया था। तुम लोग एग्जाम में कभी नहीं आया हुआ है कि जो लाइन ऑफ गोफ होना चाहिए, अगर फॉल्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉल्ट और लाइन ऑफ गोफ में क्या रिलेशनशिप रहेगा। लाइन ऑफ गोफ मतलब क्या, एक्सट्रैक्शन लाइन जो होता है ना, डायगोनल स्टेप डायगोनल स्ट्रेट लाइन, तो वो द लाइन ऑफ गोफ शुड नॉट बी पैरेलल टू द फॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, पैरेलल का साइन यही होता है ना, पैरेलल का साइन तो यही होता है। तो लाइन ऑफ गोफ जो होना चाहिए कभी भी पैरेलल टू द फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलल टू फॉल्ट रहेगा तो फिर कोलेप्स वगैरह होने का चांस रहेगा, प्रीमेच्योर कोलेप्स हो सकता है। तो जनरली क्या होना चाहिए कि ये जो लाइन ऑफ गोफ होना चाहिए, लाइन ऑफ गोफ होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर टू फॉल्ट होना चाहिए। परपेंडिकुलर का यही साइन होता है। तो लाइन ऑफ गोफ कैसा होना चाहिए, फॉल्ट का जो भी कंडीशन है, फॉल्ट जिस डायरेक्शन में गया है तो उसके 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री में लाइन ऑफ गोफ होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर कोई लड़के तुम लोग में गेट की भी एग्जाम में अपेयर हो गए 2024 में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लाइन ऑफ गो या एक्सट्रैक्शन लाइन फॉल्ट के कभी भी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा, उस केस में प्रीमेच्योर कोलैप्स होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग और कुछ इसमें नोट्स तुम लोग के लिए ऐड कर दिया जाएगा।